जो पावर्टी लाइन में हम अंडर 60 थे, आज हमने 100+ क्रॉस कर लिया है। अच्छे दिन नहीं बुरे दिन आ गए, लोग भूखे मर रहे हैं। सच्चाई ये है कि जब से नरेंद्र मोदी इस देश की गद्दी को संभाले हैं, कई दशक पीछे ढकेल दिए हैं। तो ये सरकार जो है ये कुछ नहीं करती है, सिर्फ दिखावा करती है। ये सरकार की कुरीतियां हैं, कुनीतियां हैं। कुरीति अलग चीज होती है और ये कुनीतियां हैं। हाल ही में संघ की एक बैठक हुई, उस बैठक में मुरली मनोहर जोशी को शामिल किया गया। मोहन भागवत भी उस बैठक में थे। मुरली मनोहर जोशी ने वहाँ पर देश में जो असमानता है और जीडीपी को लेकर के अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि देश में लगातार असमानता बढ़ती जा रही है, गरीब और अमीर का भेद जो है बढ़ता जा रहा है। इस पर देश के लोग क्या सोचते हैं, आइए आपसे उनको रूबरू कराते हैं। क्या देश में वास्तव में ही असमानता बढ़ रही है? देखिए, बहुत ज़्यादा असमानता जो आप कह रहे हैं, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आप गरीबी देखो ना, तो गरीबी बहुत ज़्यादा हो गई है। आपको अभी मुझे नहीं लगता कितने लोगों को पता है कि नहीं है, मगर हमारे दिल्ली में 13 स्कूल बंद हो चुके हैं। अब समानता आप कहाँ से ले आओगे? एजुकेशन ही माइनस कर दिया अपने गरीब बच्चों का। पता है आपको कि 13 स्कूल बंद हो गए हैं? आपने देखा यूपी में कितने स्कूल बंद हो गए हैं? मैं सिर्फ स्कूलों की बात करी, एजुकेशन की बात कर रही हूं। स्कूलों की बात हुई 5000 के लोग कहते हैं कि उसको किसी का जोड़ा जा रहा है। एजुकेशन में 1300 बच्चों का, ये 13000 कुछ बच्चों का स्कूल था। रोते हुए वीडियोस देखी है मैंने। बच्चे कह रहे स्कूल खोलो, स्कूल में पढ़ना है। गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? तो असमानता तो वैसी हो गई। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, मुझे नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, बट मुझे ये पता है कि कहीं हम जो पहले जो पावर्टी लाइन में हम अंडर 60 थे, आज हमने 100+ क्रॉस कर लिया है। क्या देश में इस समय सरकारें घोषणा तो कर दी है कि इतना मिनिमम वेज मिलेगा लोगों को, गारंटी कर देती हैं, उसकी क्लेम कर देती हैं। क्या कर्मचारियों को, क्या मजदूरों को मिनिमम वेज मिल पा रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा सर। मिनिमम वेज ने जितने भी है कर्मचारी, वो खुदरा व्यापारी जो भी है, वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं। किसी को 10,000, किसी को 12,000, वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं। गवर्नमेंट के मुताबिक किसी को भी नहीं मिल रहा। अगर कुछ कंपनियां हैं जो लिमिटेड है तो 100 में 2-4 दे रहे हैं, बाकी 95% नहीं मिल रहा। 95% की मजबूरी यही है। अगर वो मजदूर ये कहता है कि भाई हमें इतना मिलना चाहिए, तो उसे नौकरी से निकाल देते हैं। कुछ व्यापारी क्या करते हैं, उन्हें मिनिमम वेजेज उनके अकाउंट में तो डालते हैं और बाद में उनसे ले लेते हैं वापस, कि आधा वापस दो, अगर नहीं दोगे तो कल से काम पे मत आना। अब गरीब आदमी अपना अधिकार मांगने के लिए अपनी जो एक टाइम का खाना मिल रहा है वो भी जा रहा है उसका। अब इसलिए वो समझौता करके वो आधे में ही काम कर रहा है। 8 घंटे की बजाय आप 10 घंटा ड्यूटी ले दो, ओवर टाइम नहीं देते। कोई ऐसा ही नहीं दे रहे, कोई फंड नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। जब मर्जी रख रहे हो, जब मर्जी निकाल दे रहे हो उसे, तो उसका भविष्य क्या होगा? लोगों के अच्छे दिन आए या नहीं आए? अच्छे दिन नहीं बुरे दिन आ गए, लोग भूखे मर रहे हैं, एक टाइम खा के कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी बहुत सारी खबर आती हुई, गरीबी से तंग हो गया परिवार आत्महत्या कर ले रहा है। गरीबी से तंग आ के लोग जो है भीख मांगने को मजबूर हो रहे हैं, चोरी करने को। तो ये क्राइम तो खुद सरकार करवा रही है। देखिए, जो सच्चाई ये है कि जब से नरेंद्र मोदी इस देश की गद्दी को संभाले हैं, कई दशक पीछे ढकेल दिए हैं। और ये भाजपा आरएसएस का ये नीति है कि इस देश के लोगों को गरीब बना करके रखो, ताकि उनके 2 वक्त की रोटी न रहे, लोग जूझते रहें, तभी लंबे समय तक शासन कर पाएंगे। वही नरेंद्र मोदी आज कर रहे हैं। इनको देश के विकास से, विकसित राष्ट्र कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ झूठ बोलो। और तो एक वोट चोरी का मुद्दा आ गया है कि ये सोशल मीडिया पर है कि एक घर में 1500, 200, 300 वोट आ गए हैं। ये इलेक्शन कमीशन क्या कर रहे हैं? जो स्टेट के जो तहसीलदार होते हैं, एसडीएम होते हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या? कैसे वो चेक नहीं करते हैं? बीएलओ जो आया है उस पर क्यों जिम्मेदारी क्यों नहीं फिक्स होती है? एक तो अब एक नए सिरे से लेजिस्लेशन की जरूरत है कि जो जिस बीएलओ के अंतर्गत अवैध मतलब गलत तरीके से अपना वोटर लिस्ट बन रहा है, उनको कम से कम 5 साल की सजा हो। और जो एसडीएम है उसको बिना देखे करते हैं, उनको 10 साल की सजा हो। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के, वो अगर गुंडागर्दी करते हैं, तो मतलब सत्ता का पक्ष लेते हैं, तो उन पर भी उम्र कैद का सजा हो, तब जाकर के लोग तो बचा रहेगा। आज क्या है, चाहे राजीव कुमार रहे, चाहे कोई उसके सक्सेना थे, कोई अपना सुनील कुमार के, अब ज्ञानेश जी आए हैं। ज्ञानेश जी तो सीधा भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही कलंक माना जाएगा। दूसरी बात, मुरली मनोहर जोशी ने यह भी कहा है कि हम
विदेशी एफडीए का जो है वो हम कहते हैं कि आए हमारे देश में विदेशी इन्वेस्ट करें, लेकिन हमारा जो कृषि उद्योग है, हमारे जो कुटीर उद्योग हैं, उन पे हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने तो बढ़ा नहीं पा रहे, लेकिन विदेशों का स्वागत कर रहे हैं। देखिए, जवाहरलाल नेहरू जो है, जो 5 ईयर प्लान जो लागू किए थे, तो देश में अगर 5 साल ये कर लिया गया, 5 साल के बाद में दूसरे क्षेत्र में जाता था, तो उस 5 वर्षीय योजना के तहत जो है ये अपना हर क्षेत्र में विकास करने का काम किया और देश को बहुत कुछ दे के गए। जब से ये अपना ये वोट चोर कहें या वोट डकैत कहें, जब से ये गद्दी पर संभाले हैं, ये 5 वर्षीय योजनाएं खत्म कर दिए। जब तुम्हारे पास योजनाएं नहीं देश के चलाने के लिए, तो देश को तुम क्या विकसित राष्ट्र, क्या खाक राष्ट्र बनाओगे? तुम्हारे पास तो कोई वही विजन ही नहीं, कोई योजना नहीं है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं और ये देश को बहुत पीछे, ये चाहते हैं कि जनता को गुमराह करके फिर सत्ता में बने रहें और लंबे समय तक, ताकि नेहरू का रिकॉर्ड खत्म हो। लेकिन आने वाले 2029 में जब विपक्ष की सत्ता रहेगी, तो आज जो सत्ता में है इनके हजारों लोग, ये तिहाड़ जेल भर जाएगा। जो सरकार में जो विचारधारा चल रही है, वो विचारधारा का गाइडेंस कहाँ से होता है? आरएसएस नगपुरिया जो कानून है, और जो आरएसएस में बैठे किस विचारधारा के लोग हैं, ये देश को कुछ खास समाज के लोग, खास व्यक्ति लोग अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। इसको लेकर के ये पॉलिटिकली जो एजेंडा, जो भी नीतियां बनाते हैं, इससे देश के जो कुछ वंचित क्लास है उसको डिप्राइव करके ये लोग कानून बनाने का काम करते हैं। और ये लोग पेपर में दिखाते हैं कि हम ग्राउंड लेवल पे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस समाज के लिए ये कर रहे हैं, उस समाज के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर इसका देखा जाए तो ये सरकार जो है ये कुछ नहीं करती है, सिर्फ दिखावा करती है या ढिंढोरा पीटती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार का जो नीति है, ये पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, खास कम के लिए ये कानून और काम करती है, कानूनी रूप से उसको फायदा पहुंचाने का काम करती है। और ये लोग जब सत्ता में बैठने की बात आती है, तो ये लोग वंचितों को सहारा लेते हैं, दलितों का सहारा लेते हैं, आदिवासियों का सहारा लेते हैं। और जब काम करने की बात आती है, तो ये लोग के लिए कुछ नहीं करते हैं। और इसकी मजबूरी है, जो संविधान है और संविधान की मजबूरी है कि ये लोगों को कुछ करना पड़ जाता है। तो इसलिए ये सरकार की मानसिकता नहीं है विकास करने के लिए। ये सरकार की मानसिकता है जो सदियों से, आज़ादी से पहले जो शोषण होता था वंचित क्लासों का, डिप्राइव क्लासों का, वो आज भी हो रहा है। हाँ, और ये खास करके अगर दलित समाज देखा जाए, आदिवासी समाज है, उसकी आज भी बुनियादी जो जड़ है उसे डिप्राइव किया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है। आज भी अगर आप भारत देश में कुछ ऐसे स्टेट देखेंगे, जैसे झारखंड देखेंगे, मध्य प्रदेश देखेंगे, छत्तीसगढ़ देखेंगे, ये यहाँ पे ये लोगों को जो बुनियादी चीज़ें हैं उसे उसको जड़ से खत्म किया जा रहा है, उसे वंचित किया जा रहा है। तो सरकार की जो नीति है ये हमेशा पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, आदिवासियों के खिलाफ में ही काम होता है। जो जब ये लोग वोट लेने की बात आती है, तो ये इस समाज से, वंचित समाज से, दलित समाज से, आदिवासी समाज के कुछ चेहरा ऐसे नमूने दिखाते हैं और वोट बैंक मेंटेन करने के लिए डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है, जो डेमोक्रेसी का जो कोरम है, उसको पूरा करने के लिए अपने पार्टी में ये जो चेहरा तैयार करते हैं, उस चेहरे का इस्तेमाल करके सत्ता में काबिज रहते हैं। और ये लोग वंचितों के, आदिवासियों के, दलितों के खिलाफ में काम करने का करते हैं। चाहे आप प्रशासनिक रूप से देख लीजिए, प्रशासन में बैठे, सत्ता में बैठे ये सारे लोग हैं, वो कौन लोग हैं, किस विचारधारा के लोग हैं, किस मानसिकता के लोग हैं? आप चले जाइए, आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आप हिंदू सेना से जुड़े हुए हैं, उसके लिए हर विभागों में रास्ता खुला हुआ है। आप आरएसएस से नहीं जुड़े हुए हैं, आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगी, आपका जुडिशियरी में दाखिला नहीं मिलेगी। जैसे आज हम लोग का खास करके कॉलेजियम के खिलाफ मतलब कि हम लोग का विरोध था। क्यों विरोध था? कॉलेजियम में खास परिवार के लोग, खास समाज के लोग, खास पार्टी के लोग और खास विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं। वो लोग संविधान के विरोध में कांग्रेस ने भी काम किया, बीजेपी ने भी काम किया। और जो कांग्रेस और बीजेपी के जो साथी है, बी टीम लोग हैं, जो सहयोगी दल लोग हैं, ये लोग कांग्रेस के पोछ पकड़ के पीछे रह करके जो अपना राजनीतिक हित साधने का काम करते हैं, ये वही हो रहा है। चाहे बीजेपी के जो बी टीम पार्टियां हैं, जो सहयोगी दल है,
वो क्या करता है, कितने मतलब इंडिपेंडेंट मुद्दे पे उठाता है और मुद्दे को समाधान करवाने का काम करता है। ये लोग कांग्रेस के पीछे पीछे रह करके बीजेपी के पीछे रह करके ये लोग अपना राजनीतिक हित साधते हैं और सारे के साम बीजेपी, चाहे वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दोनों इसे दलित, आदिवासी और ये सारे के समाज के खिलाफ काम करने का काम करते हैं। आप क्या मानते हैं कि क्या देश में अमीर और गरीबी की खाई बढ़ रही है, जो सवाल मुरली मनोहर जोशी ने उठाया है? जी बिल्कुल ये सत्य है। अमीरी और गरीबी की खाई जो है ये एक परंपरागत रूप से पहले से भी था। ये एक पीड़ित समाज और एक दबंग समाज हमेशा ही रहा है और उनको सरकारों ने कम करने की बजाय जो भी सरकार आई, कोई भी इससे पहले जो भी सरकार आई, उन सभी सरकारों ने इसे बढ़ावा देने का ही काम किया, घटाया नहीं। बिल्कुल। दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि लगातार विपक्ष आरोप लगाता है कि इस देश की संपदा पर, अधिकतर संपदा पर केवल देश के 1% लोगों का कब्जा है। संपदा पर एक व्यक्ति विशेष का भी, एक देश के अंदर अंबानी, अडानी, अगर व्यक्ति विशेष की बात करें तो आप उनका भी बहुत सारी अगर परसेंटेज आप निकाल के देखेंगे तो उनका कितने परसेंटेज पे एक अकेले व्यक्ति पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति विशेष का ही कब्जा है। तो ये एक अलग मुद्दा है। ये नीतियां हैं। ये सरकार, अडानी के पास एयरपोर्ट क्यों, अडानी के पास रेलवे स्टेशन क्यों, अडानी के पास जो है ये सरकार की कुरीतियां हैं, कुनीतियां हैं। कुरीति अलग चीज़ होती है और ये कुनीतियाँ हैं। इनकी नीतियाँ ठीक नहीं हैं और इन्हें कोई भी शासक आता है तो वो किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाकर उससे अपना लाभ प्राप्त करने का काम करता है। तो ये कि मैंने राजनीतिक नीतियाँ नहीं मानता।